हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये वीडियो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपके मन में अगर डाउट ऐसा आए या आपके मन में ऐसा सवाल उठे कि ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, हम वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। कई कई वीडियो में पूरी पूरी किताब अवेलेबल है, बट पूरी किताब पढ़ लेना या पूरी किताब को रट लेना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि स्ट्रैटेजाइज करके, प्लान करके आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को भी पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा और ज़्यादा आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बाकी वीडियोस से क्यों डिफरेंट है ये वीडियो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जो बायोडाइवर्सिटी आपके सामने लिखा हुआ है, इस टॉपिक मतलब कि मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक सेगमेंट यानी कि एक टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को उठाया। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके सीएससी, चाहे सेंट्रल सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो, या फिर आपके स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम है, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या राजस्थान का हो, किसी का भी जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की मोर देन 10 ईयर्स के। तो लगभग लगभग नहीं कहूँगा, टोटल 70 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको जो कवर करूँगा। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इस वीडियो को पूरा नोट करेंगे। रही बात थ्योरी, तो इस वीडियो में कोई मैंने थ्योरी नहीं कवर की है। यहाँ पर जो ये आपको दिख रही है थ्योरी, ये सिर्फ वो है जिसमें मैंने आपको वो डेफिनेशंस बताई हैं जिससे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उन क्वेश्चन में ये बेसिक डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि इन सारी डेफिनेशन से केवल आप 70 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं आपको, 70 तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इतने से थ्योरी से आपके हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप कुछ बेसिक चीज़ें जान लें शुरुआत में और बाकी क्वेश्चंस हम कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लास्ट तक देखना है, आपको पूरा देखना, और कमेंट सेक्शन आप ज़रूर बता देना मुझे कि हाँ इसमें ये चीज़ें हमें फ़ायदा दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता होती क्या है। जैसे विविधता वर्ड से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि किसी विभिन्न प्रकार की जब कोई प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं तो विविधताएं हो जाती हैं उनमें। डाइवर्सिटी जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता है किसी चीज़ के, अगर हम पार्ट्स में, सेगमेंट्स में बांट दें, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाउंड इन एन इकोसिस्टम। जो हमारा ये इकोसिस्टम है उसमें जो ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें से ये पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं। अब पेड़ पौधे और जानवरों में आपको पता है कितनी विविधताएं हैं, कितने प्रकार के ऐसे जानवर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लेस पे ही पाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही उगाए जा सकते हैं। तो ये उनकी जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो उनकी विविधता है, इसी के बारे में ये पूरा डेफिनेशन यहाँ पर दी गई। तो ये जो डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। आपको ये एक तरह से मैं कहूँगा याद कर लेनी नहीं है, बट आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेनी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर लिखा है दी स्पेशीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट कम्युनिटीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम। जो स्पेशीज होते हैं, मतलब जैसे आप जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पेशीज है, जैसे मान लेते हैं कि कुछ प्रकार के हाथी हैं या कुछ प्रकार के ऐसे शेर हैं, जो अब कोई ऐसा टाइगर है, टाइगर रिजर्व जैसे मध्य प्रदेश में है, तो आपको पता है कि हाँ यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो अब वो स्पेशीज़ जो है पर्टिकुलर स्पेशीज़ की हो गई, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है स्पेशीज़ आर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट कम्युनिटीज़, उनको डिफरेंट कम्युनिटीज़ में बांटा जाता है और वो एक पर्टिकुलर इको सिस्टम में पाए जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ये बेसिक चीज़ है, इस पे क्वेश्चन शायद आपको मिल जाए, बट आपको जानकारी के लिए कि बायोडाइवर्सिटी इज डिनोटेड विद अल्फा, ए, बीटा और गामा, इंडिकेटिंग डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब जब उनका अगर हम वर्णन करेंगे, उनको वर्गीकरण करेंगे, तो वहाँ पर आपको कैटेगरीज में अल्फ़ा, बीटा और गामा इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। कि जैसे आपको पता चला कि अल्फ़ा कैटेगरी का है, ये बीटा कैटेगरी का है या गामा कैटेगरी का है। ये उनकी क्लासिफिकेशन उन्होंने विट टेकर ने 1972 में निर्धारित की थी। इनके ही द्वारा ये बताई गई थी क्लासिफिकेशन अल्फ़ा, बीटा, गामा वाली। उसके बाद आता है कि बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, इसमें हम किसी भी निर्जीव वस्तु की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सजीव वस्तुओं की बातें कर रहे हैं जो कि लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में। और प्रेजेंट कहाँ है? हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम आपको पता है हमारा जो ये एनवायरनमेंट है, जो हमारा यहाँ पर ये जो चाहे वो लैंड का पार्ट हो चाहे वो ओशन का पार्ट हो, बट फिलहाल हम बात चूंकि यहाँ पे प्लांट और एनिमल की कर रहे हैं तो उन्हीं की बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है मतलब कि एक समान नहीं है, वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, आश्रित होती है। जैसे मान लें कि क्लाइमेट है, आपको पता है कि जो कई ऐसे जानवर, ऐसे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे जो सिर्फ ठंड जगह पर पाए जा सकते हैं, ठंडी जगहों पर पाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ गर्म जगहों पर पाए जा सकते हैं। अब जो ऊँट है वो आपको किसी पहाड़ पर्वत पर नहीं मिलेगा। तो ये उसकी ग्रेडियंट की जो डिफरेंशिएशन है ये वो यहाँ पर किया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वो एक तरह से नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा ऑफ द रीजन। मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि कोई ऐसा जानवर या ऐसा कोई पेड़ आप लाकर जो पहाड़ का है वो आप प्लेन एरिया में लगा देते हैं तो आपको लगता है उतना फल पाएगा, उतना ही फूल पाएगा, नहीं, उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। या तो उसके लिए आपको स्पेशल कुछ उसके एनवायरनमेंट, उसके उसके क्लाइमेट के इंतज़ाम करने पड़ेंगे। फिर आती है बात, दी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये लाइन जो आपको यहाँ पर एस्ट्रिक में दिख रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने दोस्तों इसीलिए बोला था कि आपके पास एक कॉपी पेन अगर होगा तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको जॉट डाउन करने में और उनको याद रखने में। देखो, माउंटेन्स की बात जो होती है, अभी जैसे यहाँ पर बात चल रही थी, ऊपर मैं बता रहा था फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। तो माउंटेन्स का क्या है, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट बहुत सिंपल है कि जितना नीचे जाओगे उतनी हाई बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अब माउंटेन एरिया में जब भी ऊपर की तरफ बढ़ोगे आप, मतलब आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो घटती जाएगी। ये बहुत सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं जैसे केरला वगैरह में। केरला में आपको पता है कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन आएगा, साइलेंट वैली करके आपने सुना होगा शायद। तो साइलेंट वैली केरला में क्यों है, क्योंकि वो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है ये मत पूछना, क्योंकि शुरुआत में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं इसकी डेफिनेशन, मैंने बोला भी था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हर जगह आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलती रहेंगी। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे माउंटेन्स की जो ग्रेडियंट है, माउंटेन्स का जो एक एक स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ जब बढ़ोगे माउंटेन्स में तो आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाएगी। मतलब जैव विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिफिकेशन है, वो कम होता जाएगा, वो सिकुड़ता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं। अभी एग्जैक्टली उसका भी वर्णन आपको मिलेगा, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा उससे भी। आई होप यहाँ तक की सारी लाइनें क्लियर हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ के चलो। फिर लिखा है दे एक्सटेंड फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड्स। अब 10 डिग्री नॉर्थ जो है ऊपर से साउथ की तरफ, लॉन्गिट्यूड्स मतलब आप देखो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड में आपको फ़र्क पता ही है। यहाँ पर अब चूंकि हम ज्योग्राफी डिस्कस नहीं कर रहे, बट बेसिक ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए अगर आप एस्पायरेंट है सीएससी के या स्टेट लेवल कमीशन के एग्ज़ाम के। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं रेखाएं, है ना, ये सारी वो रेखाएं हैं जो कि आपको पता है इमेजिनरी हैं, ये कोई कहीं बनाई नहीं गई हैं, ये सिर्फ मैप पे दिखती हैं आपको, इमेजिनरी लाइंस हैं। और लैटिट्यूड्स जो आपको पता है कि जो कि आपको पैरेलल्स होती हैं, जिनको पैरेलल्स भी कहते हैं। दिस एरिया हैज़ अ सूटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना वर्ड बड़े कॉमन है, आपने पता है पेड़ और जानवर। ठीक है, फ्लोरा पेड़ पौधे और फौना जानवर। एज इट हैज़ हैवी रेन्स एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता चल रही है कि दिस हैज़ हाई सूटेबल कंडीशन, मतलब कौन सी, जो 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ से लेकर नीचे 10 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड्स तक वेरी करती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको पता ही है। ठीक है, अभी इक्वेटर के पास ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली बात है भी आगे बता दूंगा। फिर लिखा है हैज़ हैवी रेनफॉल एंड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है। इस वजह से देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन आ गई, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस कॉल्ड दी ऑप्टिमम बायोम। ये जो ऑप्टिमम बायोम वाला पॉइंट है ना, ये बस ध्यान रखना कि ऑप्टिमम बायोम इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको वहाँ पर एक सबसे ज़्यादा उपज पाने वाली, सबसे ज़्यादा सफल हो पाने वाली एक ऐसा स्थान मिल जाता है जहाँ पर आप लाइफ को एक्सपेक्ट कर पाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, जैसे मैंने बताया था, इक्वेटर की तरफ बायोडाइवर्सिटी हमेशा बढ़ती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इक्वल ऑन अर्थ, कभी इक्वल नहीं हो सकती, आपको पता ही है हमारी अर्थ का शेप और उसका रीज़न जो भी मैंने जैसे अभी पर्वत के लिए बताया था, माउंटेन के लिए, वैसे ही सारी चीज़ों पर ये लागू होता है। इट वेरीज ग्रेटली अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज विद इन द रीजन्स। आपको पूरे अगर विश्व में की बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, तो इसके क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप
एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि ये ज़रूर आए होंगे एग्जाम में और आने वाले समय में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कभी अर्थ पे बराबर नहीं है, कहीं इक्वल नहीं है, वो हर जगह चेंज होती रहती है। इनफैक्ट वो रीजन्स के विद इन भी चेंज होती है। आप थोड़े से ऐसे इलाके में जाएंगे, अब जैसे पठार वाला इलाका है उसमें जाएंगे तो आपको अलग चीज़ मिलेगी, आप उससे ऊपर की तरफ आएंगे पर्वतीय इलाकों में आएंगे तो आपको अलग चीज़ मिलेगी। ये बहुत फैक्चुअल सी बात है। फिर लिखा है अमंग द अदर फैक्टर्स द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बायोटा, मतलब कि दूसरी चीज़ें जिसमें आप जो फैक्टर्स जो उसके जो मानक होते हैं वो ढूंढते हैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे, प्रेसिपिटेशन पे, ऑल्टीट्यूड पर, हाइट पर, सॉइल पर, उसकी मिट्टी मृदा, ज्योग्राफी भूगोल पर, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पेशीज़, वहाँ पर और भी चीज़ें क्या प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि जैसे अगर विलुप्त होती है बायोडाइवर्सिटी, ख़त्म होती है, या कोई नेचुरल लॉस होता है, तो नेचुरल लॉस में आपको पता ही है उसमें नेचुरल कॉजेज़ ही होंगे। जैसे मान लो फ्लड आ जाता है, ठीक है, या सूखा पड़ जाता है, या लैंडस्लाइड हो जाती है, या स्पेशीज़ के इंटरनल कोई झड़प। आप ये बात थोड़ी डिफरेंट लगेगी आपको, ये अच्छा पॉइंट है। कई बार आपस में ही झड़प करके ही वो मर जाते हैं, यानी कि उन पे कोई ऐसी आपदा आ जाती है कि आपस में वो लड़ाई होती है और लड़ाई में भी कई सारे स्पेशीज़ मारे जाते हैं आपस में ही। चलो अब यहीं से शुरू हो जाता है क्वेश्चन हमारा। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, देखो ए ऑप्शन है द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरनमेंट, हमने पढ़ा था। द सीजनल एंड डेली चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ये तो बी ऑप्शन आपको साफ साफ गलत दिख रहा है। द वेज स्पीशीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, क्या उसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है। या इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या है? तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जैव विविधता का मतलब है कि रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरनमेंट, जो अलग अलग वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ इसका एक्सप्लेनेशन देखो लिखा है। और यूपी आर ओ ए आर ओ के पेपर में, यानी कि अपर जो एग्जाम होता है यूपीएससी वाला, उस वाले यूपी पीसीएस वाले में, उसमें मेंस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जरा आप ये सिर्फ इस बात पे गौर करना पूरे अभी आगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है। भाई ऐसा नहीं है कि जैसे 2014 में पूछा गया तो अब सिर्फ पीछे का ही बताऊंगा। आप खुद देखोगे कि ये 2018 में कहीं मिल गया, कहीं आपको 2015 में मिल गया, और अभी जैसे आप पढ़ रहे हो आज के समय पे, तो हो सकता है आपका 2021 या 2020 या 2000 आगे आने वाले पेपर किसी एग्जाम में होता है, तो वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? उसका सबसे सीधा आंसर है कि डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अभी हमने पढ़ा, जो फाउंड इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी इज डिनोटेड विद ये इतना हो गया। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी मीन्स, ये यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया। देखो देखो सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल मिला, यूपी आरओ में, एआरओ में मेंस में 2014 में पूछा, यहाँ पर देखो उन्होंने पीसीएस प्री में फिर से पूछा। इसका मतलब यहाँ पर फिर से कह सकते हैं डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब डेफिनेशन का अब यहाँ कोई चेंज नहीं हुई है। देखो एक लाइन लिख देने से ये डाइवर्स काइंड्स ऑफ, ये ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर सर डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने आपने डाइवर्सिटी पढ़ी थी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। वैसे यहाँ पर एनिमल्स की या वेजिटेशन की, प्लांट्स की बात नहीं चल रही है। फिर डाइवर्स काइंड्स ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी गलत बात यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। तो आपका सीधा ऑप्शन बन जाएगा सी, इसका सही जवाब है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मतलब किस चीज पर डिपेंड करता है? फूड पर, ड्रग पर, इंडस्ट्रियल यूज पर, या मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम पर? तो आप सीधा है कि क्या फूड और ड्रग और इंडस्ट्रियल यूज से बायोडाइवर्सिटी संचालित करते हैं या उसको संभालते हैं, बचाते हैं? नहीं, उनका संरक्षण करने के लिए आपको इकोसिस्टम को बनाए रखना जरूरी है। इकोसिस्टम, हमारा इकोसिस्टम क्या है? हमारे इर्द गिर्द आप देखते हैं, अब जैसे कार्बन बहुत रिलीज हो रहा है, आपने पढ़ा होगा, आपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा होगा, इतनी ज़्यादा उसकी जो उपस्थिति प्रेजेंस है, उससे क्या, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो देखो हर चीज़ यहाँ पर हर चीज़ से रिलेटेड है। इसमें आप जो एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ये टॉपिक आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट होता है। यहाँ पर देखो द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। आप अगर मेंटेन करते रखेंगे तो ये आपका सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को संचालित, मतलब संरक्षण कर पाएगा। बायोडाइवर्सिटी के जो फंक्शंस हैं डिफरेंट लेवल पर, वो क्या क्या होते हैं स्पेशीज़ के, कम्युनिटीज़ पर, इकोसिस्टम्स है, वो ये भी इस बात को बताते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि मान लो कि फ्लड आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, या अर्थक्वेक आ जाएगा, कुछ ऐसी आपदा आ जाएगी, ठीक है, तो फिर उसमें बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, देखो वही आ गया जो भी बोल रहा था। अब ये यूपी पीसीएस के मेंस 2002 में क्वेश्चन आया था। तो लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ये होगा,
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से होता होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से होता होगा, या सारे रीजंस होंगे। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, जब नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब है जो वहाँ पर प्रजाति पाई जा रही है। जैसे आप देखते होगे ना, जैसे कुछ आइलैंड्स में सुना होगा आपने, ये हैबिटेट आइलैंड है, ये इनहैबिटेट आइलैंड है। तो हैबिटेट मतलब जो वहाँ पर जो वन्य जीव या जो लोग पाए जा रहे हैं, अगर उनका नेचुरल हैबिटेट की कमी आने लग जाए, भाई वहाँ पर लोग कम उपजे या कम निकलें, जानवरों की बात कर रहे हैं या पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये नेचुरली वो उनकी कमी आती जा रही है, वो खत्म होते डिप्लीट होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, उससे भी डिस्ट्रक्शन होगा बायोडाइवर्सिटी का। एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर करने लगते हैं, मान लीजिए वहाँ पर अब कार्बन एमिशन होने लग जाए, या अचानक से कोई ऐसी गैसेज रिलीज होने लग जाएं जो कि जानवरों और पेड़ों के लिए नुकसानदायक होंगी, तो जानवर और पेड़ बिना संदेह कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उससे भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, या आग जला दी जाए, आप वहाँ नवीनीकरण करने लग जाए किसी वजह को देकर के, या शहरीकरण करने के लिए आप अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में कुछ ऐसा करें कि पेड़ पौधे काट डालें सब कुछ, तो भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इसका आंसर डी है। द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम। ये आपको पता ही है, बहुत साधारण कारण है। हम ही जो मानव लोग हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपने फायदे के लिए, एक्चुअली अच्छाई के लिए क्या, हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक साइकिल है, देखो आपको समझना पड़ेगा शुरू से कि लास्ट तक। हम एक ऐसी जगह से शुरू हुए, अगर आप अर्ली मैन से देखें तो आप ऐसी जगह से शुरू हुए जहाँ पर कुछ भी नहीं था, और आज हम हर चीज़ पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सब कुछ खो भी रहे हैं। मतलब ये देखो एक साइकिल है, आपको दिख रही है, शुरू से आप आए और शुरू से आपने हर चीज़ पाने की कोशिश करी, फिर आप खो क्या रहे हैं, आप अपनी लाइफ खो रहे हैं। द थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिनकी वजह से हम समराइज कर सकते हैं इनको। ऑल्टरेशन मतलब चेंज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स, ये भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनका एक इंट्रोडक्शन होता है, वो भी कहीं ना कहीं पॉइंट है। ये घातक मतलब थ्रेट्स हैं, ये एक तरह से खतरा है। फिर पॉल्यूशन है खतरा, क्लाइमेट चेंज खतरा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको आप क्या करने लग जाओ, ओवर एक्सप्लॉयट करने लग जाओ, तो ये भी एक थ्रेट है। फिर आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इन सीटू और एक्स सीटू। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है और इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा। यूपीपीसीएस ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बताने से पहले मैं इसको समझा देता हूँ। पहले समझो कि इन जो सीटू होता है, यहाँ गलत लिखे है, इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है वो आप जब, जैसे सीड बैंक लिखा है, बोटानिकल गार्डन, ये सब तो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। बट अगर आप ये समझना चाहें कि एग्जैक्टली सर इन सीटू एक्स सीटू जो होता है वो होता क्या है और उसका हम समझते कैसे हैं इन सीटू एक्स सीटू को, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन सीटू एक्स सीटू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, मतलब एक तरीका समझने का ये है कि जब भी आप, पहले एक्स2 समझ लो, जब भी आप कंजर्व करते हो बायोडाइवर्सिटी को आउटसाइड द एरिया, मतलब जब आप किसी को जो जैव विविधता है, अगर वो हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया के बाहर जाकर उसको आप कंजर्व करने की कोशिश करते हो, उसका संरक्षण करते हो, तो वो एक्स2 का एग्जाम्पल है। पहले एक्स2 समझो, इन सीटू बाद में। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट भी कर सकते हो। एक्स2 समझ लो, जब आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसके बाहर उस चीज का संरक्षण करते हो, जो चीज नेचुरली अकर हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स2 कंजर्वेशन। फिर से सुन लो, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी जैव विविधता है उसको अगर हम संरक्षण कर रहे हैं, कहां पर, एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर जाकर, जहां पर वो नेचुरली अकर कर रहे हैं, जहां पर जो चीज नेचुरली पाई जा रही है, ठीक है, तो उसको एक्स2 बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स जो जूलॉजिकल पार्क्स या बोटानिकल गार्डन्स में ही होते हैं या वहीं पर उपजते हैं, ठीक है, ठीक है, उनका, या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ एन एनिमल और प्लांट, उनका रिप्रोडक्शन होता है। हैबिटेट फ्रॉम वेयर इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट इन अनदर फॉर्म ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन, जहां से वो गायब हो गया। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए कि रेडवुड ट्री है, अब रेडवुड ट्री के बीज लाकर या उसकी कुछ ऐसी चीजें लाकर आप सोचो कहीं और उसको उगाने लग जाओ, जो कि कैलिफोर्निया में होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो वहीं पर जहां पर वो हो रहा है, जहां पर नेचुरली अकर हो रहा है, वहीं पर अगर हम उसको क्या करें, कल्टीवेट करें, ठीक है, जहां पर वो पाया जाता है, जहां पर वो जहां का पार्ट है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो एक्स2 है, एक्स2 के एग्जाम्पल जैसे दी गैंजेटिक घड़ियाल हैज बीन री इंट्रोड्यूस इन द रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जो ये गैंजेटिक घड़ियाल है, घड़ियाल आपने सुना होगा जानवर होता है, ठीक है, मतलब पानी का जानवर है, तो
इसको आपने री इंट्रोड्यूस करा नदियों में, उत्तर प्रदेश की नदियों में, ठीक है, ये एक्सीटू का एग्जाम्पल है क्योंकि आपने बाहर जाकर उसको संरक्षण किया। फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां पर वो एक्सटेंट हो गया है, जहां पर है वहां से एक्सटेंट हो गया तो कहीं और जाकर उसको आपने कंजर्व किया, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अब यहाँ पर लिखा है ना कि सीड बैंक, बोटानिकल गार्डन्स, हॉर्टिकल्चर, रिक्रिएशनल गार्डन्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके एक्स सी टू के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर ये लिख गया है इन सी टू, चेंज करके इसको समझ लेना। और उसके बाद अब समझ लेते हैं ज़रा इन सी टू, ठीक है। इन सी टू क्या होता है? कंजर्विंग एनिमल्स और प्लांट्स, कोई भी जानवर या पेड़ पौधे, ठीक है, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको कहाँ कंजर्व कर लेना? जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। अब बात समझने की कोशिश करो, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो डिप्लीट हो गए या गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो उनको जाकर कहाँ कंजर्व किया आपने? बाहर जाकर, एरिया के बाहर, उत्तर प्रदेश की नदियों में। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आउटसाइड का, यानी कि एक्स सी टू का। बट अगर आपने उनको जहां पर अकर हो रहे थे वहीं पर कंजर्व कर लिया तो किसका एग्जाम्पल हो गए? इन सीटू का। इन सीटू का मतलब समझ रहे हो ना, अंदर बाहर वाली चीज है ये, सिंपल सी। तो कंजर्विंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए? जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, सैंक्चुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? इन सीटू के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन आपका आ गया, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, जो सबसे बड़ा रीजन है बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होने का वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेशीज, हैबिटेट पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि जो डी है नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कैसे? आपके मन में सवाल आएगा क्या सर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेशीज नहीं हो सकता? ऊपर जो दिया है वो ये रीजन नहीं दिया है, आपका रीजन दिया है कि नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो नेचुरली हैबिटेट्स होते हैं अगर उनको आप डिस्ट्रॉय करने लग जाओगे, वो मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी के घटने का, खत्म होने का, जैव विविधता के अंत होने का, सबसे बड़ा रीजन है। और एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल एरियाज डिटरमाइन नॉट ओनली द लॉस ऑफ द प्लांट स्पेशीज बट ऑल्सो अ डिक्रीज इन द एनिमल स्पेशीज एसोसिएटेड विद देम। आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि आप नेचुरल एरिया को क्या करोगे, आप उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उससे केवल आपका प्लांट स्पीशीज ही नहीं खत्म हो गया। मतलब आपने कोई सोचा कि नेचुरली कोई पेड़ है जहाँ पे अकर होता है, मैंने कई सारे एग्जांपल अभी ऊपर भी दिए, ऐसे कुछ पेड़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही उपज हो सकती है उसकी, ठीक है, आपने सोचा वहाँ से चेंज कर देते हैं, कहीं और उसको उगा लेते हैं या कहीं और जाकर उसको लगा देते हैं, तो उससे सिर्फ वहाँ की जो पेड़ों की विविधता है वही नहीं खत्म होगी, उससे संबंधित जो जानवर है वो भी मरेंगे और उनकी विविधताएं खत्म होती जाएंगी, वो भी हमें एक्सटिंक्ट होते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। प्लांट स्पेशीज बट ऑल्सो अ डिक्रीज इन द एनिमल स्पेशीज एसोसिएटेड विद देम, ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब आओ अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी? कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है? क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया, जेनेटिक एसिमिलेशन, कंट्रोलिंग एसिमिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट या कंट्रोलिंग पेस्ट। तो अब सिंपल सा आंसर यहाँ पर कह सकते हो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इसके अलावा कोई ऑप्शन का मतलब ही नहीं बनता। हैबिटेट लॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू दी बायोडाइवर्सिटी, सबसे बड़ा जो बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, सबसे बड़ा जैव विविधता को जो खतरा है वो सबसे बड़ा हैबिटेट लॉस का है। जो हाँ नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं उनको अगर आप खत्म कर रहे हो या वो खत्म हो रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू क्रिएट फील्ड्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, शुरू में बताया था। फिलिंग इन दी वेटलैंड्स टू बिल्ड हाउसेज, जो वेटलैंड्स हैं, जो जगह हैं, जो स्थान है, ठीक है, उनको भी भर दे रहे हो आप, हाउस बना दे रहे हो वहाँ पर, बिल्डिंग बना दे रहे हो या अपने वहाँ कॉलोनीज सोसाइटीज बना रहे हो। क्रिएटिंग डैम्स दैट चेंज द रिवर फ्लो, और उसके बाद जो नदियों का प्रवाह है उसको बदल दिया जा रहा है, उसको किसी और दिशा में मोड़ दिया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना ये जो लाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला आपको कॉपी पेन लेकर बैठो, आपको पीडीएफ मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट नहीं करो। आपको लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है तो प्लीज़ उसको नोट करते चलें, हाईलाइट करते चलें एटलीस्ट, ठीक है। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी इज, अब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल में, अब सारे बच्चे इसको फटाफट बता देंगे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। आप यूपी पीसीएस के एग्जाम्स देखो कितना रिपीट कर रहा है पेपर, यूपी का ही देख लो चाहे किसी का एग्जाम देख लो, इतना रिपीट होता है। बच्चों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके 15 मार्क्स तो फ्री के, ये फ्री में बन जाएंगे, इनको छोड़ो मत, ठीक है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, किससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन होता है खतरा, या इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, या प्रॉपर वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है। तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, इतनी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, हैबिटेट और वेजिटेशन के डिस्ट्रक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। आपने पढ़ा ना हैबिटेट के और वेजिटेशन, अब चूंकि ऑप्शन में बाकी तो गलत ही है तो यही ऑप्शन बचा ए,
और ऑप्शन ए में वेजिटेशन भी जुड़ा हुआ है, बट आपको अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो बिल्कुल आप आंसर लगा सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री में 17 में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद नॉर्वेन गवर्नमेंट, नॉर्वे जो गवर्नमेंट है उसके साथ कौन सा पॉलिसी उन्होंने, मतलब कहाँ पर उन्होंने पॉलिसी शुरू करी। देखो क्वेश्चन समझ लो पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद नॉर्वे गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी का सेंटर उन्होंने लगाया कहाँ पर, देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या न्यू दिल्ली में। यूपी RO मेंस 2017 में पूछा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद नॉर्वे गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड लॉ, इसको CEBPOL बोलते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और इसका कहाँ पर लगाया है इन्होंने, चेन्नई में लगाया है। तो चेन्नई इसका सही जवाब होगा। टू डेवलप दी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज लॉज एंड डेवलप दी कैपेसिटी बिल्डिंग। अच्छा, कभी आप जैसे कभी भूल रहे हो या कुछ आपको ध्यान ना रह रहा हो ना एग्जाम के टाइम पे, तो एक बात याद रखना, बायोडाइवर्सिटी अगर सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं या आप उसके उन्मूलन की बात कर रहे हैं या आप उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो आपको साउथ का एक जगह लैंड है केरल। वैसे तो यहाँ आंसर चेन्नई उसमें लगाया गया है, CBPOL का, सेपोल का जो सेंटर है, बट वैसे केरल आपको बहुत एग्जाम्पल मतलब पॉइंट याद रखना है। केरल स्टेट ऐसा है जो कि हाई सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये तो अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, इस पर क्वेश्चन आता है। चूंकि इसमें जो ऑप्शन दिया ये राजस्थान के पेपर में आया था 2012 में, तो हर साल एक्चुअली हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से क्लेम किया गया था। वैसे इसका सही जवाब जो होगा वो 2 फरवरी होना चाहिए, ठीक है। नहीं, बायोडाइवर्सिटी का 2 फरवरी नहीं होगा, वो वेटलैंड डे होगा, मैंने गलत बोला, सॉरी। इसका आंसर बनेगा द यूनाइटेड नेशंस हैज प्रोक्लेम्ड 22 मई एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यस करेक्ट, 22 मई यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्योंकि जो मैं अभी बता रहा था 2 फरवरी वो वेटलैंड डे होता है, वो भी आगे क्वेश्चन आ जाएगा शायद, मैंने यहाँ भूल से बोल दिया। तो द यूनाइटेड नेशंस हैज प्रोक्लेम्ड 22 इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाइल मेनी अदर कंट्रीज सेलिब्रेट 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर को यहाँ पर जो इन्होंने दिया है वो उसका आंसर गलत हो जाएगा। इट इज़ नोटेबल दैट ऑन 29 दिसंबर 1993 कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स। बट इसका सही जवाब जो है 22 मई है, इसलिए इसके आंसर पे कुछ बच्चों ने क्लेम किया था कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 22 मई इसका आंसर है, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है, यूपी पीसीएस के 2018 में पूछा गया था, तो उन्होंने ऑप्शन में दिया भी था, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड 22 मई, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, देखो क्वेश्चन का तरीका बदल दिया, इसका मतलब टफ कर दिया, और ये क्वेश्चन सीधा है, CSC में पूछा सकता है, यूपीएससी वाले ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैविकता के लिए क्या घातक चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन चूज करना है आपको। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स हो सकते हैं, मतलब उनको फ्रैगमेंट्स में बांट दिया जाए, ये हो सकता है। इन्वेजन कर दे, एलियन स्पेशीज आए और इन्वेड कर दें, उन पर धावा बोल दें, तो 1। अब क्या 2 ऑप्शन किसी में अगर देखो जिसमें नहीं है, आप देख रहे होगे। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म जी को, चीज़ों को जैसे वेजिटेरियन हो जाओ, वेजिटेरियन चीज़ें खाओ, वेजिटेरियन चीज़ों को प्रमोट करो, तो क्या इससे खतरा हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी को। तो अब देख लो जिसमें 4 आया हो, जिसमें आपको 3 आया हो, देख लो 4, और इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, 4, अब 1 2 3 4 आया, या सारे ही आपको लग रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसमें जैसे आप इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेशीज जो पढ़ रहे हो ऑप्शन, तो इससे आपको क्या लगता है एलियन स्पेशीज कौन सी होती हैं? क्या वो एलियन जादू फिल्म वाला, यहाँ एलियन की बात नहीं हो रही है, स्पेशीज की बात हो रही है। आप किसी प्रकार का पेड़ है जो कि वहाँ का नहीं है, नेचुरली अकरिंग नहीं है, या कोई ऐसा जानवर है जो वहाँ नेचुरल अकरिंग नहीं है, उस जंगल का है, उस जगह का, उस प्लेस का, वहाँ पर उसको ला के रख दिया जाए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, या सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ों को आपने प्रमोट किया, तो वहाँ लोग पेड़ खाएंगे, आके पत्ते खाएंगे, फूल खाएंगे, फल खाएंगे, वो सारी चीज़ दिखाएंगे। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या बनेगा? तो इसीलिए इसका आंसर सीधा यहाँ पर जोड़ा गया ए से। अब देखो ये IAS 2012 के उस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको कैसे रिलेट किया है उन्होंने। ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड इन्वेजन ऑफ स्पीशीज कैन बी द थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ geographical area while the promotion of the vegetation is not responsible for the same. Hence option A is the correct answer. इन्होंने पूछा क्या था कि which of the following can be the threats to the biodiversity of a geographical area। ठीक है, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो अब इन्होंने
ए चूज़ किया है, ए ऑप्शन में क्या है 1 2 3 है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नहीं है, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो अब वेजिटेरियन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि पेड़ सारे खा के तो ना बायोडाइवर्सिटी को खतरा थोड़ा ना हो जाएगा, लॉजिकली देखा जाए तो। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, जो मैंने अभी स्पेशीज़ एलियन स्पेशीज़ वाला बताया था वो भी आप समझ गए होंगे। तो इसलिए इसका आंसर ए यहाँ मार्क करा गया है। समझ गए वाला ऑप्शन कि ग्लोबल वार्मिंग, फ्रैगमेंटेशन, बांट देना हैबिटेट्स को, इधर उधर हटा देना, इसको उधर कर देना, उधर कर देना, उस जगह से हटा देना, और स्पेशीज़ दूसरी स्पेशीज़ का इंट्रोडक्शन कर देना, ठीक है। ये सारे रीजन होते हैं। प्रमोशन ऑफ वेजिटेशन नहीं हो सकता यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थ्रेट, ये फिर से वही क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल देख लो क्या है, आरएएस के पेपर में आया है, तो मेरे ख्याल में आप फटाफट समझ गए होगे। ये 4 वाला ऑप्शन हटा देते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन आंसर में है। आंसर देखो यहाँ पर, सीधा सीधा आपको आंसर सी में मिलेगा 1 2 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही सेम चीज़ वहाँ लिखी है, 5 मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जो कि कन्वेंशन इन्वेजिव स्पेशीज़ का जो होता है, मतलब जो आ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती है, बाहरी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट लोडिंग एंड पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट्स का लोडिंग और पोल्यूशन हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स लोड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, पोल्यूशन हो रहा है उन पे, हैबिटेट चेंज हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी उसका कहीं ना कहीं रीजन। तो सी इसका सही जवाब दिया यहाँ पर, इससे रीजन दिए, आप पढ़ लेना, इसका पीडीएफ तो ऑलरेडी आपको मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स द बायोडाइवर्सिटी। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा झारखंड पीसेस में बदल कर पूछा उन्होंने, कहीं स्ट्रांगली थ्रेटन्स बोल दिया, थ्रेट्स पूछ लिया, इस तरह से पूछते हैं। फिर लिखा है फ्रेजाइल इकोसिस्टम सच एज मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, वेटलैंड्स की बात अभी मैं कर रहा था, अभी आगे बताता हूँ। inaccessible habitats in the Himalayas, destruction of natural habitats and vegetations and झम cultivation, creation of biosphere reserves। तो ये झारखंड पीसेस में पूछा गया, इसका आंसर बहुत सिंपल होना चाहिए। inaccessible habitats in the Himalayas, हिमालयाज से हमें क्या मतलब है, हमारा क्वेश्चन जो है वो हम लॉजिकली समझेंगे, उसमें हम ये रिलेट नहीं करेंगे किस चीज़ से किस चीज़ से नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो बात चल रही है यहाँ पर सी ऑप्शन, इसका सही जवाब कैसे हुआ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन एंड झम कल्टीवेशन, ठीक है। जब आप डिस्ट्रक्शन करने लग जाते हो नेचुरल हैबिटेट्स और वेजिटेशन का, ये जो ऑप्शन आपको मिल जाए ना बच्चों, तो आप इसका आंसर दोस्त लगा देना बिल्कुल बिना सोचे समझे। बाकी ऑप्शन देखो गलत है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम, मैंग्रोव, वेटलैंड्स की बात आ गई, बायोडाइवर्सिटी में आप पहले इनकी बात मत करो, पहले आप देखो सिर्फ नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन या वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्या, तो फिर वही आंसर है। तो सी इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन सूटेबल बन रहा है, ठीक है। Some of the main threats to biodiversity are human activities and loss of habitat, हो गया। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, डिजर्टिफिकेशन, वहाँ पर उसको भूमि को बंजर बना दो, कुछ ऐसा कर दो कि उपज ही ना रह जाए। मरीन एनवायरनमेंट, है ना, मरीन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड, आप वाइल्ड लाइफ का सबसे ज़्यादा वहाँ ट्रेडिंग शुरू कर दो, व्यापार शुरू कर दो, इधर से उधर ले जाना, इधर लाना, उधर लाना, जिसकी वजह से वो भी विलुप्त हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो जाए अचानक से, नेचुरल डिजास्टर है। The current practice of shifting cultivation of और झुम कल्टीवेशन इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। झुम कल्टीवेशन क्या है ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्रैक्टिस है जो इस समय की जा रही है, ठीक है। तो इसमें भी आपको यहाँ से एग्जाम्पल मिल रहा है। इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया इज एन एक्स्ट्रा वैगेंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा बहुल है, अनसाइंटिफिक फॉर्म ऑफ लैंड यूज, ये अनसाइंटिफिक तरीके से लैंड को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की उपज में कमी आ जाती है। और ये अपनी जगह से, जैसे मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर तरह की फार्मिंग है, ठीक है, अब बात समझना। तो फार्मिंग लैंड पर डिपेंड करती है ना भाई, कैसी लैंड का, कैसी ज़मीन कैसी है वहाँ की, कैसा क्या है, और उसको जाकर तुम कहीं और जाकर उस लैंड फार्मिंग को तरीके यूज़ करने लग जाओ, तो पहले तो तरीका वहाँ पर काम नहीं करेगा, और फिर दूसरी वहाँ की जो लैंड फॉर्म है उसको भी तो आप कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हो, वो भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसान में जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है, अनसाइंटिफिक तरीके से लैंड फॉर्म को यूज़ करना। Effects of shifting cultivation are devastating and far reaching in degrading the environment। जो आप शिफ्ट करते हो कल्टीवेशन, जो मैं एग्जांपल अभी दे रहा था आपको, वो क्या कर रही है, डेवस्टेट कर रही है, बर्बाद कर रही है, फार रीचिंग, वो बहुत दूर तक, मतलब कहीं ना कहीं तबाही है इसकी। डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ दिस रीजन्स, उस रीजन के जो इकोलॉजी है उसके एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दे रही है। कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स, ये रीजन्स कौन से हैं, हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। अब ये हॉटस्पॉट का क्वेश्चन आ गया बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिपीट होते मिलेगा। देखो थ्रेड्स के क्वेश्चन मिले, डेफिनेशन के क्वेश्चन मिले आपको, रिपीट भी हुए कई जगह पर। अब हॉटस्पॉट का क्वेश्चन आ गया। हॉटस्पॉट के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जैसे कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है। तो आपको याद रखना है कि हॉटस्पॉट के लिए मैं आपको अलग से एग्जाम्पल देता हूँ, चूँकि आपने शायद ना पढ़ा हो।
तो भारत में सबसे ज़्यादा तो वेस्टर्न जो घाट्स है उनको सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट कहा जाता है। उसके अलावा क्या क्या है, जैसे ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन है कि नहीं, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं, ये आपको समझना है। आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था। सबसे ज़्यादा तो आपको यहाँ पर मिलेगा ईस्टर्न हिमालय इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है। मेडिटेरेनियन रीजन एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बट इन ऑप्शन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन लिखा हुआ है, ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन होता तो आ जाता, मगर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन लिखा है इसलिए नहीं आया। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हैव बीन ग्रुप टुगेदर, वो उनको एक साथ कर दिया, इसलिए सिर्फ इसका आंसर वन सही है। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाएगा। अब देखो दी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, अब इंडिया में पूछा है ना, तो मैं आपको बोल रहा था कि वेस्टर्न, एक तो वेस्टर्न घाट्स ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ईस्टर्न हिमालयाज ये याद रखना, ठीक है। इसमें सुंदरबंस ईस्टर्न घाट नहीं आते, ध्यान रखना, इसमें ईस्टर्न घाट नहीं आता, ईस्टर्न हिमालय आता है और वेस्टर्न घाट्स आते हैं, ठीक है। ये बड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक कई एग्जाम में पूछा गया। फिलहाल ये राजस्थान 2008 में आया था। कंजर्वेशन कंजर्वेशन इंटरनेशनल हैज़ रिलीज, एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल बॉडी उसने रिलीज किया है एक लिस्ट को, ठीक है। 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में 35 ऐसे हैं। इट लिस्ट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ इंडिया ऑल्सो, नोटेबली इन फरवरी 2016 में उन्होंने इसको लाया, शामिल किया। तो ये ऑब्वियस सी बात, इस पर क्वेश्चन बनना तय था। क्रिटिकल इको, कब कोई चीज़ नई चीज़ शामिल होती है ना, तो उस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तभी तो न्यूज़ पढ़ते हो तो आप कोई चीज़ ऐसी देखते हो, नई चीज़ शामिल हुई, पहली बार हुई, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड डिक्लेयर्ड द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स एज 36th बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया। अरावली है, इंडो गैंजेटिक है, ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है। तो ईस्टर्न घाट्स मैंने बोला था नहीं है ना, ईस्टर्न हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट्स इसका आंसर है, ये सी गलत है, इसका आंसर डी लगा देंगे, ये उत्तराखंड पीसेस में आया था। फिर अगला नवा 19 नंबर पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। अब क्या केवल ट्रॉपिकल रीजन में हॉटस्पॉट होंगे? हॉटस्पॉट से मतलब क्या है बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट से? हॉटस्पॉट से मतलब है जहाँ ज़्यादा है वो। अभी देखो आपने देखो पैंडमिक चल रहा था, हॉटस्पॉट वर्ड बड़ा आ रहा था ना, तो हॉटस्पॉट वर्ड का मतलब जहाँ ज़्यादा पाया जा रहा है। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो क्वेश्चन देखो क्या इन्होंने पूछा है, अब इसके हिसाब से पूछेंगे करेक्ट क्या है। ये आईएएस वाले ऐसे ही पूछते हैं। ओनली वन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, या ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज में भी पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में भी, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, या सिर्फ ओनली 2 सही है, या दोनों नहीं सही है। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है नीदर 1 नॉर 2। कैसे? मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर, वो ट्रॉपिकल रीजन्स, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं हॉटस्पॉट, ये बात गलत है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो है उसके अलावा ये और भी जगहों पर पाए जाते हैं। इसमें आप वेस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज लिख रखा है, ये ऑप्शन गलत है, तो ये गलत हो गई बात। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाना चाहिए। हॉटस्पॉट्स आर नॉट ओनली लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन बट ऑल्सो इन द टेम्परेट रीजन, वो टेम्परेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस है। जापानीज जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का देखो यहाँ पर एग्जांपल है, जापानीज आइलैंड्स है, वहाँ पर भी देखो मिलता है। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो मैप है इसमें आप देखो, ये ऊपर हिमालयन रेंज है ऊपर वाली, और ये जो इधर वाली रेंज है ना, ये आपको म्यांमार का जो पार्ट है ना, जिसको पहले बर्मा कहते थे, इंडो बर्मा, ये वो वाला मैप का पार्ट है। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये भी, इसमें भी हॉटस्पॉट माना जाता है। और जो सुंदरलैंड है वो यहाँ तक भी आता है, इसमें अंडमान एंड निकोबार आता है इसमें, बट निकोबार आता है, अंडमान आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं आता। देखो इसमें यहाँ मेंशन भी है, ये बात याद रखना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर बहुत बारीकी में देखेंगे जाके, बारीकी से मतलब क्वेश्चन को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ सुंदरलैंड इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, सिर्फ ये इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स तो मैं पहले बता चुका था आपको, ईस्टर्न हिमालयाज अभी क्वेश्चन में आया था, वो भी आपने समझ लिया। फिर इंडो म्यांमार बॉर्डर समझ लो, यहाँ पर ये जो आपको पिंकिश कुछ ऐसा मरून फॉर्म में कलर में दिख रहा है, तो इससे भी देख सकते हो। ये मैप एग्जैक्टली मैंने यूज़ किया यहाँ पर आपको समझाने के लिए, तो आप देख सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया, सैचुरेटेड मतलब जहाँ पर वो एकदम जाकर रुक गया है।
ठीक है, तो बहुत सिंपल है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट की लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर राजस्थान का जो थार डेजर्ट वाला पार्ट है वो अलग है, ये नीचे का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, बे ऑफ बंगाल गलत है, ईस्टर्न घाट गलत है। आपको बताया मैंने ईस्टर्न हिमालयाज है बार बार, और याद रखो उसको। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया inhabitants 7.6% ऑफ मैमल्स, 12.6% ऑफ बर्ड्स हैं, 6.2% ऑफ रेप्टाइल्स हैं, 4.4% ऑफ एम्फीबियंस हैं, और 18 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स इज अ बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन द गिवन ऑप्शन। सैचुरेटेड एरिया का मतलब है वहाँ पर जाकर ऐसे एक लिमिट, जब सैचुरेशन होता है तो वो क्या लिमिट पे पहुँच जाते हैं ना, उससे ज़्यादा अब डाइवर्सिटी नहीं मिल सकती, जितनी है उतनी है। विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इंडिया इज रिगार्डेड एज अ हॉटस्पॉट। वो सिंपल क्वेश्चन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लिखा हुआ है, गैंजेटिक, सेंट्रल इंडिया, नन ऑफ अबव। अब इसमें आंसर आप क्या लगा सकते हैं? देखो इसमें 21 का आंसर इसमें ए दिया हुआ है। अंडमान को उन्होंने अभी हटाया था, बट अंडमान निकोबार आइलैंड लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत करो। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें निकोबार होगा सुंदरलैंड में, बट अंडमान नहीं होगा। तो यूपी पीसीएस के मेंस में आया था बायोडाइवर्सिटी इज हॉटस्पॉट बायोलॉजिकल रीजन ऑफ द अर्थ विच इज़ एक्सट्रीमली बायोलॉजिकली डाइवर्स एंड ऑल्सो अंडर सीवियर थ्रेट टू ड्यू टू हैबिटेट लॉस। वहाँ के हैबिटेट लॉस होने की वजह से सीरियस थ्रेट में है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना वहाँ बनती है, उसको बोलते हैं। उसके बाद लिखा है कि क्लाइमेट चेंज और एक्सटेंसिव स्पेशीज़ लॉस, उसकी जो स्पेशीज़ है वो भी ख़त्म हो रही है, जो जनजाति है, प्रजाति है, वो भी। एज अ जनरल रूल टू बी कंसिडर्ड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अगर एक रूल नियम के जैसे समझें तो रीजन मस्ट बी बायोलॉजिकली डाइवर्स। बायोलॉजिकली डाइवर्स होने का मतलब वहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हों, विद अ हाई प्रमोशन ऑफ एंडेमिक स्पेशीज़, जो मतलब जल्दी ना ख़त्म हो, बची रहें, विलुप्त ना हो जाए, ऐसी स्पेशीज़ को वहाँ पे प्रमोट करना, प्रपोर्शन होना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए, प्रपोर्शन होना चाहिए। स्पेशीज विच आर नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स ऑन दी अर्थ, और दूसरी चीज़ वो भी कि दूसरी जगहों पे वो ना पाई जा रही हूँ, सिर्फ वहीं पाई जा रही हूँ। एंड द सिक्योरिटी ऑफ रीजन मस्ट बी थ्रेटेंड, ठीक है, सिक्योरिटी वहाँ पर बनी रहे। उसके बाद है सो हॉटस्पॉट्स आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वॉयर्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? जो हॉटस्पॉट होंगे वहीं सबसे ज़्यादा थ्रेट होगा। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर पड़ा, और सुंदरलैंड। निकोबार आइलैंड इज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ इंडिया फॉर बायोडाइवर्सिटी पार्ट, सुंदरलैंड, हैंस द आंसर इज ए। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी ये बात दिक्कत वाली ये थी, इसमें नन ऑफ अबव लगाया जा सकता था आंसर, बट अब इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ए लगाया, अंडमान को यूज़ किया। वैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चूंकि एक साथ लिखा जाता है इसलिए अब सिर्फ निकोबार होता तो आंसर बन जाता, बट इसका आंसर फिलहाल कमीशन की तरफ से ए ही आया था, तो आप भी ए याद रखो, ध्यान से देख लो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें जो ये लॉजिक आपको लग रहा हो कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं लिखा है, तो सर यहाँ पर इसका आंसर अंडमान एंड निकोबार क्यों लिया गया है? क्योंकि ये पूरा नाम है जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसलिए लिया है। अगर ये अलग अलग होता तो सिर्फ निकोबार लेते, बट इसमें नन ऑफ अबव नहीं दिया है। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है निकोबार आइलैंड इज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया का पार्ट माना जाता है, इसीलिए उसको सुंदरलैंड में बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी। अभी देखो फिर राजस्थान में ही पूछा, तो सिंपल है, वेस्टर्न घाट आ गया, बाकी सारे देखते ही गलत कर दो, सुंदरबन, गैंजेटिक प्लेन, ईस्टर्न, सब गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, फिर से आ गया ये, यूपीएससी प्री में आ गया 2015, कितने बार तो पूछा जा रहा है, वेस्टर्न घाट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, फिर से पूछा क्वेश्चन, किस में पूछा है? अभी आपको दिखेगा आर एस में पूछा, फिर से वेस्टर्न घाट। तो आप देखोगे क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है और इतने बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हॉटस्पॉट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट का बायोडाइवर्सिटी का कौन सा कंसिडर माना जाता है? देखो ईस्टर्न हिमालय आपको पता ही है, सेंट्रल और ये सब तो छोड़ ही दो, गैंजेटिक प्लेन हटा दो, इसका आंसर बी हो जाएगा। हॉटस्पॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट फाउंड इन द एरिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या ईस्टर्न हिमालय रेंज और वेस्टर्न घाट, तो सी इसका आंसर होगा। यूपीपीएससी 2012 मेंस में आया था क्वेश्चन, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है, थोड़ा चेंज कर दिया, यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो हिमालयाज है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स, बताओ कौन सा आंसर इसमें नहीं होगा? तो बी इसका आंसर होगा, विंध्यास। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट तो है ही, आपको पता ही, नॉर्थ ईस्ट का पास कौन सा है? इंडिया, म्यांमार, बर्मा वाला रीजन अभी बताया था ऊपर मैंने। हिमालयाज आपको पता ही है, फिर बचा क्या?
सिर्फ विंध्यास बचा है। विंध्यास जो आप मैप में देखेंगे वो उसका पार्ट नहीं है। जब आप गूगल में जाकर अभी मैप देखिए इंडिया का, आपको विंध्यास रेंजेस दिख जाएंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक 10वीं बार क्वेश्चन आ गया, अब आपको ये बात को पक्का हो गया ना आपको इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालयाज। तो आपको सबसे पहले देखो वेस्टर्न घाट्स आंसर इसका फिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज इसका आंसर फिक्स है। तो 1 और 3 हो गया। अब 1 और 3 देख लेते हैं हम। बी में हमें मिल रहा है यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा है, इसका आंसर बी लगा देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज रिगार्ड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ये वही क्वेश्चन है, आईएएस वालों ने इकोलॉजिकल बोल दिया बायोडाइवर्सिटी की जगह। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए ना। तो इसका आंसर कैसे लगाओगे? ईस्टर्न हिमालयाज होता ही होता है, वेस्टर्न घाट्स होता ही होता है, बी एंड सी इसका आंसर हो गया। 1996 में ऐसे 1996 में आया था क्वेश्चन ऐसा। तो खैर क्वेश्चन का तरीका चेंज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन प्लेस इंडिया। बहुत सिंपल, वेस्टर्न घाट इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन देखो हॉटस्पॉट वाला इतनी बार पूछा है, मतलब रट जाएगा बच्चों को, अच्छी बात है। अब आ गया टॉलेस्ट लिविंग ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है और अच्छा क्वेश्चन है कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है। तो ये सीक्वा जो लिखा है ना, इसी को रेडवुड बोलते हैं, बी ऑप्शन। यूकेलिप्टस नहीं, देवदार परनांग नहीं है इसका आंसर। मैंने यहाँ पर देखो एक इमेज यूज़ करी है, ये बिहार पीसीएस में आया था 1995 में। ये यूएस का जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसको बोलते हैं टॉलेस्ट ट्री है ये, रेडवुड सीक्विया, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन कैलिफोर्निया। स्पेशीज इंक्लूड्स टॉलेस्ट लिविंग ट्रीज ऑन अर्थ। ये अर्थ पे सबसे लंबे पेड़ हैं, ठीक है। इनकी हाइट देखो 379 फीट है, 115.5 मीटर हाइट में, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ छोटा सा इमेज है, आप गूगल करके इसको बड़ा इमेज देख सकते हैं। अ स्पेशीज इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट, वो उसको विलुप्त मान लिया जाता है कब? इट हैज़ नॉट बीन सीन, कितने टाइम तक जब नहीं देखा जाएगा तो उसको विलुप्त मान लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर स्पेशीज़ को। यूपी पीसीएस 2005 में आया था। 20 साल, 25 साल, 15 साल, 50 साल। तो 15-25 तो होगा ही नहीं, 40-50 में से कोई ज़्यादा टाइम तभी माना जाता होगा, दिमाग लगा लो। तो वैसे इसका सही तरीका है 50 साल। जब 50 साल तक कोई चीज़ विलुप्त हो गई, नहीं देखी गई, तो उसको विलुप्त मान लिया जाएगा। कोई हैबिटेट है, पेड़ है या कोई प्रजाति है जानवरों की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पेशीज। किसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो लार्ज बॉडी साइज होता है, नैरो निश होता है। निश वर्ड तो आपने सुना होगा, बहुत जगह हम लोग यूज़ करते हैं सॉरी, मतलब कहने का है कि जैसे आपने कई ऐसी जगह सुना होगा जहाँ पर हम निश वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस बेसिक वर्ड का मतलब होता है, आप इसको कहूँ चाहो तो नोट कर लो, इसका मतलब होता है कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी जो किसी चीज़ के लिए सूटेबल है। समझ रहे हो, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सूटेबल है। सिचुएशन कोई ऐसा जिसमें बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, कोई स्पेशल चीज़ है ना, कोई ऐसी प्लेस, एम्प्लॉयमेंट या कोई स्टेटस या कोई भी एक्टिविटी, तो जब ज़्यादा होगी तो एक्सटिंक्शन थोड़े ना होगा स्पेशीज़ का। जब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हैं, लैक ऑफ जेनेटिकल वाइबिलिटी, वेरिएबिलिटी, नैरो निश, लार्ज बॉडी साइज, से रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्रॉड निश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, याद रखना। ब्रॉड निश होगा मतलब जब उसका बहुत ही ज़्यादा विड्थ होगी, जब बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर उसकी जो एक्सटिंक्ट होने की संभावना बहुत कम होगी। अब आ गया रेड डेटा बुक्स। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे गए। रेड डेटा बुक्स ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या है? पब्लिश बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, दैट है। उसके अंदर क्या क्या आता है देखो, ऑप्शन देखो क्या है ज़रा। आईएएस के क्वेश्चन में आया तो रेड डेटा बुक्स का क्वेश्चन अच्छा ही रहा होगा। एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पेशीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पेशीज, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 34 वाले में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया रेड बुक। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो रेड बुक है एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। पहले आप समझ लो कि एक स्पेशीज को जो जज करते हैं ना, जैसे कोई प्रजाति है उसको जो जज करते हैं एज थ्रेटेंड लिस्टेड बाय वेरियस एजेंसीज, उनको अलग अलग एजेंसीज द्वारा उनकी जो उनको खतरा है, जो थ्रेट है, उसको उन्होंने, ठीक है, उस बुक में सबसे ज़्यादा। तो थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पेशीज आप कह सकते हैं, एंडेमिक प्लांट नहीं कहेंगे, प्रोटेक्टेड साइट्स नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर ये कहेंगे। इसका आंसर बी वैसे सही माना जाएगा, ठीक है। और रेड जो सिंबल होता है वो आपको पता ही है किसका सिंबल होता है, मेरे ख्याल में आपको पता है। रेड जो है वो डेंजर का सिंबल होता है, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए खतरा है ग्लोब में, उसी लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा भी है
रेड डेटा बुक पब्लिश बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन्स लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन रिपीट कैसे कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पूछा गया है। IS प्री में 2001 में पूछा, फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पूछी कौन सी थी, तो IUCN पूछ लिया। ये भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, एक तो ये पूछना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, एक ये पूछा और एक इन्होंने पूछा वो बता दो MPPCs वालों ने, इतना सिंपल। फिर उन्होंने किसने पब्लिश की है ये पूछा, उत्तराखंड वालों ने, IUCN ने। समझ रहे हो क्वेश्चन? देखो किस में लिस्ट किए जाते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, डेटा डेड बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक। इसका आंसर इनडायरेक्टली UPPCs 13 में आ गया। समझ रहे होगे, अंदाजा लग रहा होगा अब तो थोड़ा बहुत। रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड है, UPPCs मेंस में आ गया। आंसर है ऑर्गेनिज्म एनिमल्स फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो थोड़ा लैंग्वेज भी पढ़ के समझ जाना, ऐसा नहीं ऑप्शन आ जाए तो सोचो कि नहीं यार मैंने प्रीवियस में ये वर्ड पढ़ा था, वो वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, ऐसा नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं आता क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। बहुत सिंपल है, IS 2012 में आया था इसके लिए, बट आपको याद होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है सोचो कि आप बिल्कुल ऐसे कर ले जाओगे, ये अगर आपको याद होंगे वर्ड्स तो मतलब ये जानवर के नाम तो याद होंगे। क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज पूछा, मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब जिनको विलुप्त होने के खतरा है। तो इसका आंसर फिलहाल ए है, बट आपको मैं समझा देता हूँ। इन जून 2012 IUCN, जिसका भी आप रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ रहे थे, उसने एक लिस्ट रिलीज करी, ठीक है, जो जानवर खतरे में पाए जा रहे थे। 15 स्पेशीज थे इंडिया के जिनको इस लिस्ट में रखा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस ये सारे नाम ना आप यहीं से अभी नोट कर लेना, चाहो तो वीडियो स्टॉप करके भी आप इनका जाके गूगल कर लेना एक बार। इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, सोशेबल लॉपिंग वर्दी लिस्टेड इन दी अमंग मोस्ट इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये लाए गए। मस्क डियर इन दी वल्नरेबल कैटेगरी, वल्नरेबल मतलब जिसको खतरा आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। वाइल वाइल्ड एस वॉज लिस्टेड नियर द थ्रेटेंड कैटेगरी, वो उसके करीब करीब पाया गया कि मतलब इसको खतरा हो सकता है, समीप है खतरे के, ऐसा होता है ना लिस्ट में। रेड पांडा वॉज ऑल्सो लिस्टेड इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी, रेड पांडा को भी रखा गया इसी कैटेगरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स इज हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब बर्ड का पूछा गया है तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लो ये सारा। ग्रेट इंडियन, देखो इसमें याद करने के लिए अगर याद भी कर रहे हो तो क्या याद करोगे, थोड़ा कॉमन नेम याद कर लो, इंडियन बस्टर्ड, एक मस्क डियर, रेड पांडा, इतना याद हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना एग्जाम में, तो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कि इसके दो नाम किसी और के साथ जोड़, ऐसा नहीं करते जनरली UPPCs या किसी स्टेट PCS में आपको, या IAS के एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। वो मिलेगा तो आपको एक साथ मिल जाएगा सारा, एक आध कम दे दें अलग बात है, वैसे चार ये तो मेन कॉमन आपको दे देंगे एग्जाम में, है ना। अब ये चिड़िया वाला जो है ये भी देख लो, सबसे ज़्यादा जो घात खतरे में है वो ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मैंने बोला था ना भी, इसको जाके गूगल कर लो एक बार तो आपको अंदाजा लग जाएगा कौन कौन सी चिड़िया है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो यहाँ पर गोल्डन लंगूर है, डेजर्ट कैट है, हुलॉक गिबन है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। तो आपको पता है इसमें कौन सा इंडेंजर्ड है कौन सा इंडेंजर्ड नहीं है। ये उत्तराखंड PCS 2011 में पूछा, यही क्वेश्चन UPPCS में भी पूछा 2014 में। भाई साहब देखो अलग अलग स्टेट के भी आपस में पूछ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो ठीक है तुमने पूछा हम भी पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ENVIS सेंटर फॉर दी फॉनल डाइवर्सिटी, दैट इज जानवरों की जो डाइवर्सिटी है उनके लिए होस्ट करते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिलो इज द रिस्क स्टेटस ऑफ द एनिमल्स गिवन। तो ये आपको यहाँ पर मैंने दे दिया कि इनका ये स्टेटस है, अब इनको ध्यान से देख लो। गोल्डन लंगूर क्या है, इंडेंजर्ड है। हुलॉक गिबन क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। एशियाटिक डॉग क्या है, इंडेंजर्ड। अब इसमें देखो ना कौन सी थ्रेटेंड है कौन सी इंडेंजर्ड, यही तो पूछा था कौन सी। तो आप देख सकते हो गोल्डन लंगूर, हुलॉक और एशियाटिक वाइल्ड डॉग क्या है, ये सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। मगर अगर बात करें डेजर्ट कैट की तो ये लीस्ट, इससे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ लिखा है ना डेजर्ट कैट, तो वैसे तो इसका आंसर बी होगा, बट आपको जानकारी के लिए बताया जाए डेजर्ट कैट तो कोई एनिमल ही नहीं है जो रेड बुक और जो लिस्ट निकालते हैं ना IUCN वाले, उनमें से कोई मतलब ही नहीं। चाइनीज डेजर्ट कैट आर लिस्टेड एज वल्नरेबल कैटेगरी, इनको वल्नरेबल कैटेगरी में जरूर डाला गया। चाइनीज जो डेजर्ट कैट होती हैं वो, चाइना की तो खैर ना ही बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी समझते हैं कि वहाँ पर वल्नरेबल क्या है और क्या वल्नरेबल नहीं है, तो इस कैटेगरी में उनका डिस्कशन ला करके अपना समय बर्बाद करने के बराबर है। खैर जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, एग्जाम देना होता है। हेंस ऑप्शन बी एंड डी आर नॉट करेक्टली मैच्ड, जो ऑप्शन बी और डी है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो ये थ्रेटेंड वाला हट जाएगा, ठीक है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा, वैसे देख लेना है यहाँ पर एक बार फिर से, ये
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक कंसिडर्ड ए एज द करेक्ट आंसर इनिशियली। अब क्या होता है, ये अपनी कमीशन जो है अपने अपने आंसर रिलीज करते हैं, तो उन्होंने इनिशियली आंसर रिलीज की थी कि उसमें जो है उन्होंने ए ऑप्शन बता दिया था। ए ऑप्शन मतलब था कि गोल्डन लंगूर, वो गलत हो जाएगा ना, फिर बाद में आंसर चेंज किया। अब वो धरना देने वाले लोग होते हैं, उन्होंने धरना देना है, अपना काम करना है, तुम लोग अपना काम करो। While India's human population is growing at an astounding pace, मतलब बहुत शॉक करने वाली, the bird population is shrinking fastly, बहुत तेजी से फास्ट श्रिंक कर रही है, मतलब खत्म हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि सेलेक्ट योर करेक्टली यूजिंग आंसर करेक्टली यूजिंग कोड, है ना। तो देर हैज बीन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हंटर्स, बायोपेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर are being used at on large scale. There has been a large scale reduction in the habitats of the birds. There has been large scale use of pesticides, chemical fertilizer and mosquito repellents. क्या है देखो, यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन समझो पहले क्या है। क्वेश्चन है कि वाइल इंडियाज ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, बहुत तेज बढ़ रही है, और चिड़ियाओं की प्रजाति बहुत तेजी से घटती जा रही है भाई। तो इसका आंसर आपको बताना है चूज करके कौन सा जो है करेक्टली कोड पेयर है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या लगता है, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ हंटर्स बढ़ रहे हैं, ये होगा, बायोपेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड यूज हो रहा है लार्ज स्केल पर, रिडक्शन इन हैबिटेट्स ऑफ बर्ड, ये रीज़न है कि लार्ज हैज़ बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो क्या बोलोगे, इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा सी, 3 और 4। 3 और 4 का मतलब हो गया कि एक तो हंटर से कोई मतलब नहीं है, हंटर हटा दो। देर हैज़ बीन लार्ज स्केल ऑफ रिडक्शन इन हैबिटेट ऑफ द बर्ड, एक तो हैबिटेट्स की कमी आपको पता ही, तो हैबिटेट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रट के रखो, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे उससे रिलेट करके कोई बर्ड चिड़िया का जानवर का क्या पेड़ का पूछा जाए ना, तो ये एक हैबिटेट रिडक्शन वाला बड़ा पॉइंट याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा है देयर हैज़ बीन अ लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो फिलहाल इसका आंसर सी है, 3 और 4 इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है। India's human population is growing at an astounding pace and bird population is shrinking fast, mainly because there has been large scale reduction in the habitats of the birds and there has been excessive use of pesticides, chemical fertilizer and mosquito repellents. Pesticides कौन कौन सी, DDT आपने पढ़ा ही होगा। Enters into the food chain, वो food chain अब छिड़कोगे वो जानवर खाएंगे, अनटाइमली उनकी बर्ड्स की जो एग होंगे या चिड़िया उनकी हत्या होगी, मर जाएंगी, डिक्रीज होती जाएगी बर्ड पॉपुलेशन। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड। सिंपल है, अब क्या होगा कि रीजन नहीं पूछा है ना उन्होंने, क्या, एक्सपेंशन ऑफ रोड, अर्बनाइजेशन, अफॉरेस्टेशन, बैरन लैंड, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये कौन सा रीजन नहीं है। तो अफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में फर्क समझते हो ना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना। तो बैरन लैंड पे अफॉरेस्टेशन करोगे ऑफ लैंड इज नॉट अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना, यही तो होगा, तो उससे तो लॉस थोड़े ना होगा, तो ये उल्टा पूछा था इन्होंने, तो सी इसका आंसर लगाना था। बाकी सबसे होगा एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर से मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ावा देने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अफॉरेस्टेशन से मतलब है, मगर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी बायोडाइवर्सिटी। इसमें लिखा है अफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड इज नॉट अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ बाकी हैं, ठीक है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिक्किम आर ट्रू, सिक्किम के बारे में भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके ऑब्वियसली किसमें, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट समझने वाली बात थी इसमें कैसे। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया 1975, ये सिक्किम के बारे में ट्रू। सिक्किम चूंकि बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले का चूंकि पार्ट है ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले एरिया में ना, आपको दिखाया था मैप, तो इसलिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बोटानिस्ट पैराडाइज, मतलब ये जन्नत मानी जाती है यहाँ पे, बोटानिस्ट से रिलेटेड मतलब आपको जैव विविधता से रिलेटेड या आपको जीव से रिलेटेड कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, इट्स पॉपुलेशन इज मेनली मेड अप ऑफ लेप्चाज, है ना। तो आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा सही आंसर बनेगा। तो सबसे पहले तो ये जो लेप्चास है ना, ये तो लोग होते हैं वहाँ के सिक्किम के, शायद आपको पता होगा, ठीक है। इनकी जो शायद तिब्बतियन या बर्मन लैंग्वेज भी होती है, तो यहाँ वहीं लोकल लोग होते हैं, उनको बोला जाता है। अच्छा, डी इसका आंसर, 1 2 3 तीनों इसके ऑप्शन है। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जो 36 अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 1975 में सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया था, फुल फ्लेज्ड, है ना। तो एक तो ये आपको याद रखने वाली बात है, पॉलिटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, आपका इसमें नहीं आएगा बट पॉलिटी में आ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है।
कौन सा अमेंडमेंट किया? 36th, ठीक है। और किस ईयर किया गया था? 1975 में, 75 में इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया बना दी। इट इज कंसिडर्ड एज द बोटानिस्ट पैराडाइज, ये बताया गया है, बिकॉज इट लाइज अंडर द हॉटस्पॉट ऑफ नॉर्दर्न हिमालयाज, नॉर्दर्न हिमालय के हॉटस्पॉट में आता है, ठीक है। विच इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन ओवर एयर मेनली कंप्राइज ऑफ लेप्चास, भोटियाज एंड नेपालीज, ये याद रखो, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपकी पीडीएफ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर इसका आंसर करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी है सबसे ज़्यादा कंजर्व करने की बायोडाइवर्सिटी को? ह्यूमन विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट। तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपके हिसाब से कंजर्वेशन की बायोडाइवर्सिटी, साथ में ह्यूमन ट्रेडिशन की भी? क्या करोगे? बायोस्फीयर रिजर्व्स लगाओगे, बोटानिकल गार्डन्स होंगे, नेशनल पार्क्स होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, क्या होगा? तो आप सीधा बोलोगे इन तीनों के बजाय आप बोलोगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो बढ़ाए जाएं। कैसे? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ह्यूमन ट्रेडिशन, उसके साथ क्या हो सकता है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम है। इसमें क्या होता है? मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट होता है, एक तो अलग अलग रूप में डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है। इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वता दी जाती है। इंडियन गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं which protects larger areas of natural habitat. 10 of the 18 biosphere reserves are the part of the world network of biosphere reserves based on the UNESCO Man and Biosphere Map. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। 10 of the 18 बायोस्फीयर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इसके वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के, उसका जो लिस्ट है ना उसके। तो इसको आप यहाँ से देख लो 18 में से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझ लेना बायोस्फीयर रिजर्व, इस पर क्वेश्चन बनता है, आगे भी उम्मीद की जा सकती है। ये स्ट्रैटेजी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की पूछी है ना यूपीपीसीएस में, बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर है, ठीक है। आईएएस में पूछा गया तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो किसी में पूछा जा सकता है। चलो, establishment of biosphere reserve is an important strategy for conservation of biodiversity. Biosphere reserves are the areas of terrestrial and coastal ecosystem. सिंपल है, कोस्टल आपको बताइए, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज हैं। आगे promoting solutions to reconcile the conservation of biodiversity which is sustainable use. ठीक है, प्रमोशन भी करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ उसके लिए सतत प्रयास जो है। नोटेबली इन सीटू एक्स सीटू टेक्निक्स आपको पता ही है दोनों, इन पर क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन सीटू साइट फॉर एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन? आपको पता है फ्लोरा की इन सीटू का कौन सा नहीं है? बोटानिकल गार्डन, आपको पता है बोटानिकल गार्डन मतलब जो बाहर के लिए करते हैं, इन सीटू का नहीं एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है इन सीटू के एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो आप उसमें इन सीटू में रख सकते हैं नेशनल पार्क्स, जैसे इन सीटू में नेशनल पार्क्स रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं इन सीटू में आप? सैंक्चुरीज रख सकते हैं, यानी अभ्यारण्य रख सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स रख सकते हैं, है ना, और बोटानिकल गार्डन कुछ रखते हैं, एक्स सीटू में रखते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया, आगे बढ़े। अब आ गया कि क्रायो बैंक फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? जो गैस होती है वो कौन सी है? तो आप यहाँ पर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया था। एक्स2 इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग देम टू द नेचुरल हैबिटेट, उनको रिस्ट्रिक्ट करके, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? कंट्रोल और मॉडिफाइड एरिया, मॉडिफाइड एनवायरनमेंट ले जाते हैं। दो मेथड होते हैं, ठीक है, एक्स2 और इन सीटू। द प्राइमरी फैसिलिटी दैट होल्ड एक्स2 कंजर्वेशन कलेक्शन आर एक्वेरिया, बोटानिकल गार्डन एंड जू। सबसे पहले याद रखो एक्स2 का जो एग्जाम्पल है उनको कंजर्व कहाँ करते हैं? जैसे बोटानिकल गार्डन में, चिड़ियाघर में ले जाकर उनको प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, संरक्षण करते हैं उनका, ये सारे उदाहरण है उसके, ठीक है। एक्वेरिया है, वहाँ पर जाके उनको रखा, इस तरह से। सेकेंड होता है सीड्स, पॉलन टिश्यू, एम्ब्रोइज इन द लिक्विड नाइट्रोजन, उनको बीज के तरह से पॉलन फॉर्म में, बीज के फॉर्म में टिश्यू उनका जो है उनको संभाल रखते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर वर्चुअली, मतलब इनडेफिनेट स्टोरेज ऑफ मटेरियल, उनको आप रख सकते हैं इनडेफिनेट किसी भी मात्रा में, विदाउट डिटोरिएशन और मच ग्रेटर पीरियड, मतलब बहुत समय तक उनमें कोई खराबी नहीं आएगी, ठीक है। अबाउट ऑल अदर मेथड्स ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिलेगा। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज इन दी, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको शुरू में बता चुका हूँ, बट यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। एक देखो यहाँ पर एक जंगल है, आप इमेज में देख सकते हैं, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है? हॉट मॉइस्ट बायोम फाउंड नियर अर्थ
इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर के आसपास का एरिया, जैसे ब्राज़ील है, आपने देखा हो ना, इक्वाडोर से शुरू होती है इक्वेटर की पॉइंट और गुजरते हुए जाती है, तो पूरी लाइन है वो, आप गूगल करके देखो, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे मैं अलग अलग तरह के वीडियोस लाता रहूँगा, आपको बहुत सारी चीज़ दे दूंगा। आप ये जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी बनाए, और भी मैं आपको सारा दे दूंगा, टेंशन मत लो, सारी तैयारी हो जाएगी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी इसलिए मैंने दिया है वीडियो आपको, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन द सेंस सबसे ईजी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ईजिली आप सही कर सकते हो क्वेश्चन, इनको हाथ से मत जाने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बैठ के मैंने आपके लिए इतना लंबा वीडियो बनाया है, और इसमें इतनी देर मैंने इसीलिए बोला कि आपको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये ऐसा होता है, ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर इन साउथ अमेरिका। आपको पता है, जब वर्ल्ड का मैप पूरा देखोगे तो उसमें जो अपने बाईं ओर देखोगे तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है, अटलांटिक ओशन बीच में कट कर रहा है एस जैसा। फिर इधर आ जाओगे, इधर यूरोप मिल जाएगा, है ना, ये इधर एशिया मिल जाएगा आपको, साउथ अफ्रीका का पार्ट दिख जाएगा आपको, इधर ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, इधर एशिया का पार्ट दिख जाएगा, नीचे एंटार्क्टिक मिल जाएगा, ऊपर आर्कटिक मिल जाएगा। आप देखोगे इस तरह तो मिल जाएगा, देखते ही हो आप तो। खैर, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ये हो गया। ठीक है, फिर इसमें लार्जेस्ट के अलावा कौन कौन से हैं? अफ्रीका का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, जहाँ पे भारत का पार्ट है, भारत के नीचे का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव 60 to 160 इंचेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये हर साल इतना प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होता है। दैट इज़ फेयरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, मतलब बराबर से वो बढ़ जाता है पूरे वर्ष में। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये वाली लाइन जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ी थी थ्योरी में, वहाँ पर है। और ये देखो, इसको इसी वजह से ऑप्टिमम बायोम भी कहते हैं, ये लाइन भी आपको मिल जाएगी। दिस हैज़ दी सूटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फॉर्मा, सबसे ज़्यादा फ्लोरा एंड फॉर्मा डेवलप हो सकता है, इसीलिए उसको वहाँ पर ऑप्टिमम बायोम की भी रीजन कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम स्पेशीज डाइवर्सिटी रिलेटिवली हायर, स्पेशीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी डीप सी में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कोरल रीफ में, या इसमें? तो ये सिंपल है, यूपीएससी 2018 में आया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब एनवायरनमेंट से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है यार। और दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? कोरल रीफ। अब कोरल रीफ से क्या मतलब है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? लैंड पर है। कोरल रीफ कहाँ है? मतलब आपको पता ही है, जैसे अंडमान निकोबार है, कोरल्स वहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप हो गया, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन टुंड्रा कॉनिफरस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका आंसर तो सिंपल ही है, 2016 में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसमें आगे पढ़ लेना है, सिंपली वही सबसे चीज़ें लिखी हैं। एक्सटेंस नियर इक्वेटर पता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी, फिर आ गया, तो इसका आंसर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम लगाना। बायोम वर्ड लगा दिया, इसका मतलब ही नहीं घबरा गए, मीन्स में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड, कौन से फॉलोइंग टाइप में से मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यूपीआरओ में आया था। ये सारा पढ़ लो, वही सब चीज़ें हैं, बार बार घूम घूम के बताई गई हैं। दे कैन ऑक्यूपाई इतना % ऑफ लैंड्स, अर्थ्स लैंड सरफेस एंड हार्बर्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंस आ रही है। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेशीज अकर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेशीज अकर, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। अब यहाँ पर एक सिर्फ यही है जो थोड़ा सा अलग करके पूछते हैं। अब ये मॉइस्ट क्या है, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो देखो, मैंने एक एक जगह हर चीज़ इंक्लूड कर दी है कि कोई अगर वर्ड भी अगर वो पूछ लें तो आपसे छूटने ना पाए। मॉइस्ट वर्ड तक मैंने यहाँ यूज़ कर रखा है, ये जंगल की फ़ोटो भी लगा रखी है। ठीक है, तो आपसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, आईएएस वाला 1994। वैसे अब तो नहीं आएगा, आईएएस में क्वेश्चन टफ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम प्लांट बायोमास, प्लांट बायोमास सबसे ज़्यादा कहाँ पर ही है? तो प्लांट से क्या मतलब है? क्वेश्चन तो वही पूछ रहा हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। खत्म, यूपीपीसी 2017 में भी आया, हर साल आ रहा। बायोडाइवर्सिटी चेंजेस अकर, क्यों चेंज होते हैं? जब आप किसकी तरफ बढ़ जाते हो? इक्वेटर की तरफ बढ़ते हो। आपको पता है ना, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किधर है? इक्वेटर की तरफ सबसे ज़्यादा है, वही इसका आंसर है। पीसीएस 2012 में आया था, उत्तराखंड के, पढ़ लेना, सेम लाइन लिखिए। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन साइलेंट वैली, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया, उत्तराखंड में आया, यूपी लोअर पीसीएस में आया। साइलेंट वैली का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें कश्मीर वैली वैली नहीं आएगा। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन साइलेंट वैली इन केरला, इट इज लोकेटेड इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है,
बाकी इसकी जो ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रख लो, इस पर क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है, बट वेस्टर्न घाट्स वाला पॉइंट याद रखना। फिर यूपी लोअर में आया था कहाँ पर, केरला, साइलेंट वैली, ठीक है। फिर है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ, केरला, एमपीपीसीज में। आगे बढ़ते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। आपको पता है उत्तराखंड आपकी जो है वो देवभूमि है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना, ये क्वेश्चन सिंपल है, यूपी लोअर में आया था। वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, ये रामसर साइट का एक क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, रामसर, इसको समझ लो। इसका आंसर जो है वो फिलहाल तो आपको और लगाना है, कैसे लगाना है समझ लो कि ये जो वेटलैंड्स हैं रामसर साइट्स के, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चिल्का लेक, वुलर लेक, कोलेदेव, लोटक, लोकट, लोकटक एक्चुअली, ठीक है। इसको ज़रा मैं समझा देता हूँ इससे कि लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स कंप्राइजेज वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस ये हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो रखते हैं रामसर साइट्स, वो क्या है। देखो एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने इसकी एक मैप दिया है, ये इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लेना। ये सारे हॉटस्पॉट नहीं है, 26 साइट्स हैं एक्चुअली। उसके देखो नाम भी लिख दिए हैं कि अष्टमुडी वेटलैंड है केरला में, भिटरकर्णिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में है, भोज वेटलैंड्स हैं, ये बीच में आते हैं एकदम, भोज वेटलैंड्स यहाँ पर मध्य प्रदेश में है ना, चूँकि चंदरतल वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, चिल्का है उड़ीसा में, इसी तरह दीपुर बील है, ये सारे हैं। अब देख लेना एक बार, इनकी लिस्ट है, ठीक है, आपके सामने चल रही है। आप जिस स्टेट से हो ना, आप जिस भी स्टेट से, तो एटलीस्ट अपने स्टेट का तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना, और थोड़ा भोज वाला जो बीच वाला है वो याद रख लेना, और केरला के जितने भी हैं वो याद रख लेना। वेटलैंड्स, अष्टमुडी वेटलैंड है, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। 2-3 बार क्वेश्चन आया है, जैसे रेणुका वेटलैंड पर हिमाचल रोपर पे आया है, पंजाब वाले क्वेश्चंस आए हैं, एक वूलर लेक का। यूपी का जैसे अपर गंगा रिवर है, ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच तक, ठीक है। रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन कौन सा है, अब इसमें पूछ लिया देखो भोज वेटलैंड, आपको पता है भोज वाला मध्य प्रदेश वाला ही पूछ लिया, यूपी पीसीएस के मेंस में आ गया। रामसर एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड है रामसर, तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वेटलैंड डे को तो अभी याद करो, ये जो क्वेश्चन मैंने बीच में गलती से बोल दिया था, बायोडाइवर्सिटी डे का जो 22 मई को होता है, ये वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है, एक्चुअली अभी मनाया गया था, 2008 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से देख लो, यहाँ पर ये एक्चुअली क्या था, वेटलैंड दी ईरानियन सिटी में रामसर है, वहाँ पर है सिटी ऑफ रामसर, तो वहाँ से शुरू हुआ था। थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2018 वॉज वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। उसके बाद बात आती है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलीन वेटलैंड, सलाइन वेटलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपको आंसर लगाना है गुजरात में, नमकीन, ठीक है, वेटलैंड, यहाँ पर नमक आपको पता होना चाहिए। सांबर लेक राजस्थान का सबसे बड़ा आइलैंड वेटलैंड है इंडिया का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनना बहुत नॉर्मल है, मतलब इजीली क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करके चलें कि हाँ इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लाइटली ना लें, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Biosphere reserve is an ecosystem with plants and animals of unusual scientific and natural interest. It helps to protect genetic variations of different organisms and plants. फिर कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, पॉल्यूशन सेफ्टी से, क्लाइमेट चेंज से, पोल्यूशन से, ओजोन डिप्लीशन से। तो बहुत सिंपल है, झारखंड पीसीएस में आया था बायो सेफ्टी अग्रीमेंट, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये भी आपका बायो सेफ्टी, ये पढ़ लो, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है डिटेल में। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन बायो सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, 29 जनवरी 2000, इम्प्लीमेंटेड ऑन 11 सितंबर 2003। इंडिया कन्फर्म बायो सेफ्टी ऑन कार्टेजिना प्रोटोकॉल 23 जनवरी 2003। इसमें आपको चाहे भले 23 जनवरी याद ना रहे, बट कार्टेजिना क्या है ये आपको पता होना चाहिए, अग्रीमेंट है बायो सेफ्टी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीच है क्या एक्चुअली, जब क्या हो जा रहा है आपका, आपको पता है पोल्यूशन हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, इंक्रीज इन सैलिनिटी, नमकीन नमक बढ़ रहा है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज हो रहा है। तो यूपीएस 2000 में पूछा गया था, देखो यहाँ पर ये एलगी है, एलगी, ये मैप, ये जो इमेज है ना, इसमें एलगी का यूज हुआ। वार्मर वाटर टेम्परेचर्स कैन रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग, व्हेन वाटर इज टू वार्म कोरल्स विल एक्सपेल द एलगी, एलगी निकलेगा जब और बहुत वाटर गर्म होगा तब, ठीक है।
जूनैक्थेल, जो जूक्सैंथेल है, यहाँ पर एक बायोलॉजिकल टर्म है ये। लिविंग इन दी देयर टिश्यू कॉजिंग द कोरल टू टर्न कम्प्लीटली वाइट, उनकी जैसे उनका कलर भी चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। कोरल रीफ्स होते हैं ना जैसे, तो कोरल ब्लीचिंग भी होता है, वो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ता है तब होता है। कोरल ब्लीचिंग का क्वेश्चन यूपीपीसीएस में फिर से आया। तो माइनिंग ऑफ कोरल, आउटब्रेक ऑफ कोरल, सिचुएशन सिल्टेशन या ग्लोबल वार्मिंग, तो सीधा आंसर ग्लोबल वार्मिंग लगा, गर्मी से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग है, सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, ये देखो अंडमान निकोबार में है ये, गल्फ ऑफ कच्छ मन्नार में ही, सुंदरबंस में। तो आप यहाँ पर इसका आंसर कैसे लगा सकते हो, 1, 2 एंड 3 ओनली। सुंदरबंस में छोड़ करके सुंदरबन फॉरेस्ट ने कोरल कहाँ से हो जाएंगे वहाँ पर, इन 3 में आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका टोटल कोरल रीफ कहाँ कहाँ है, इसका लिखा है गल्फ में, मन्नार, कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप में भी है, हाँ इस सब में पूरा लिखा है, लक्षद्वीप भी है। सुंदरबन इज़ फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये भी लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि आपका पूरा ये 70 क्वेश्चंस का वीडियो, आई होप आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिली हों, और आगे भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मतलब आपको और भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बता देना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत लंबा हो गया थोड़ा वीडियो ऑब्वियसली, क्योंकि 70 क्वेश्चंस करें। तो ये जो 70 क्वेश्चन है आपके, ये खाली नहीं जाएंगे, ज़ाया नहीं जाएंगे, मुझे पता है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको रिवीजन कर लो, एक बार देख लेना ढंग से, इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड भी करके देख लेना, तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।